21 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का जिन जिन विद्यार्थी का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाए। आप देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, तो कम से कम इतना भी तो पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि आप देखो वार्षिक एग्जाम यानी साइंस का जो पेपर है आपका 2025 का है। आप देख सकते हैं ध्यान से, 2025 का ये पेपर मेरे पास आ चुका है और ये असली पेपर है। 21 फरवरी को जो विद्यार्थी साइंस का एग्जाम देने जाने वाले बिहार बोर्ड का, वो इस वीडियो को देख कर जाए। 120% गारंटी देकर कहूंगा ना कि सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं लड़ता है तो आप कहिएगा एकदम असली पेपर है। और इस वीडियो को देखने के बाद सारे विद्यार्थी हर जगह शेयर कर देंगे और सभी जगह फैला दीजिएगा। और जानते हैं, इस वीडियो को देख कर ही जाएगा, क्योंकि ये छोड़िएगा तो आपका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन छूटेगा। नहीं यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी छूटेगा और नहीं आपका यहाँ से एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा। 100% लड़ने के पूरा गारंटी लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जैसा क्या क्या दिया है। पहले देखो 80 को ऑब्जेक्टिव देगा, क्योंकि इसमें 20 मिनट प्रैक्टिकल कट जाता है। तो जिस विद्यार्थी का एग्जाम है, जो विद्यार्थी का एग्जाम है, मतलब 21 फरवरी का, वो सारे विद्यार्थी जैसा गौर कर ले, गौर से देख ले। देखो पहले ना मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, समझते बात को, कुछ मेन पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें से 101 से 80 तक प्रश्न देगा, 40 ऑब्जेक्टिव को आपको OMR शीट के अंदर भर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनेगा? तो किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने, मान लो यहाँ प्रकाश है और यहाँ पर किसी वस्तु को रख देंगे तो हमेशा इसका क्या बनेगा? छाया बनेगा। आपको ऑप्शन ए मार लेंगे, छाया बनेगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो सभी को पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता हमेशा अनंत होती है। ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 3 बोला कि प्रश्न नंबर 3 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो देखो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, यानी 1 डायोप्टर मार लेंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस लेंस को देखो अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो बोले अपसारी, तो यहाँ पर अवतल लेंस करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न 5 देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर प्रश्न 6 बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक भिन्न मारेंगे, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते बोला है कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 8 नंबर, बोला कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, नहीं जो अभिसारी लेंस जो होता है वो क्या बनाएगा? तो हमेशा कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है। अभिसारी लेंस जो है यानी उत्तल लेंस जो है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कि आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है? तो सभी को पता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। बोला कि आगे अगला प्रश्न को देखते हैं जैसा, प्रश्न नंबर 10 बोला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक जो वर्ण ये तीनों होता है, लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी मार लेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर बोल रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती हैं वो रेटिना में पाई जाती है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोला है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है? तो ये आपका होता है 1/16 सेकेंड होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में 14 देखते हैं, बोला है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है? नहीं जो बताना है कि जो मात्रक है वो वाट के बराबर कौन, आपको ये बताना है। 14 का करेक्ट आंसर मारेंगे जूल प्रति सेकंड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, अब आगे प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न देखिए। 15वां बोला कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 15 का जो करेक्ट आंसर मारेंगे सी मार लेंगे। अगला प्रश्न लोग बढ़ते 16 में बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? सभी को पता है विद्युत शक्ति का वाट होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 17वां प्रश्न बोला है कि 1 किलो जूल का मान कितना होता है? सभी को पता है 3.6 × 10⁻6 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 18 नंबर बोल रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम दिए वो आपको पता होगा, ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं। तो दाएं हाथ के दाहिने हाथ का दक्षिण हस्त, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आप पढ़े होंगे। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कौन दिए थे? तो आपका मैक्सवेल हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बोल रहा है प्रश्न 19 कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बोले कि एक मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? तो मिली का मान 10⁻³ होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10⁻³ एम्पियर। अगला बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर
21 नंबर प्रश्न बोला प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में? नहीं, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो प्रतिरोधों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न बोला कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? देखो हीटर में जो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 आपका उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें सभी मानेंगे ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा, देखिए बोल रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा स्रोत कौन सा है? यानी बताना है सूर्य और तारों द्वारा विशाल ऊर्जा स्रोत जो चाहिए वो कौन सा है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक बनाने का काम करते हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिए, तिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी तिहरी जो बांध बनाया गया है उसके निर्माण का क्या उद्देश्य है? तो उसके निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, मतलब तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन मान लीजिएगा डी। अगला बोला खिलौना में किस सेल का प्रयोग कर, जो खिलौने होते हैं उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो खिलौना में आपका सूखा सेल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला जल में प्रश्न देखिए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर जो गैस मुक्त होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया का कौन सा कथन सत्य? जो अभिक्रिया दिया है इसमें कौन सा कथन सत्य है? चलो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें कार्बन अपचयित हो रहा है। देखो कार्बन क्या और अपचयित हो रहा है। करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप कौन सा गैस यहाँ पर निकलता है? तो यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। 31वां प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नांकित में कौन गैस चूना को दूधिया कर देता है? कौन ऐसा गैस है जो चूना को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चूना को दूधिया गैस कर देता है। 32वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में शुष्क बुझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH होल ट्वाइस, भाखड़ा चूना इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा। आगे बोला कि देखो बोला कि दंत मंजन क्या होता है? तो हमेशा क्षारीय होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे बोला कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हमेशा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोला पीएच मान क्या होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है 10.5 के आसपास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जस्ता का मुख्य अयस्क कौन है? तो जस्ता का मुख्य अयस्क इसमें जो दिया है आपका जिंक ब्लेड हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा डी। देखो धातु जो अम्ल राज में घुलता है वो धातु कौन सा है? तो 37 का करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका AU, यानी धातु जो अम्ल राज में घुलता है वो कौन सा आपका AU है। अगर निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? 38वां प्रश्न बोला है कि कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक आपका है जो है ना आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस क्या है? हीलियम गैस आपको ऑप्शन दिया है कि हीलियम गैस क्या है? तो हीलियम गैस बोला सक्रिय है, अक्रिय? तो हीलियम गैस अक्रिय होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है। 40वां प्रश्न बोला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? यह बोल रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे कठोर है, सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है? हीरा का ही होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 41वां बेंजीन का सूत्र सभी को पता है C6H6, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बोला कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में कौन सा था? एकल बंधन बनता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 43वां प्रश्न चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? जो चूना जल है उसका रासायनिक नाम बताना है क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे 44वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि चीनी का रासायनिक सभी को पता है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है? यानी यहाँ पर बहुत सा कार्बनिक यौगिक दिया है और बताना सबसे अधिक क्रियाशील कौन है यहाँ पर है? तो C2H4 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला बोला कि मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलिफ जो थे वो अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए वो परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया था। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि कौन बोले निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु नहीं, आपको ऑप्शन मैग्नीशियम, सोडियम, Rb और Li मतलब लिथियम। 47 नंबर दिया, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो Rb है ना ये क्षार धातु नहीं है, जबकि ये तीनों जो है ना आपका क्षार धातु है। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य, यानी हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन है? तो देखो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ना आपका हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। आगे प्रश्न बोले जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जिंक की परमाणु संख्या आपका 30 होता है। ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? बताना कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 50वां प्रश्न कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो विद्युत ऋणात्मक आपका होता है ये वाला अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। 51वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि
राजस्थान के किस ग्राम को चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दिया था? यानी राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? यानी राजस्थान का कौन सा ग्राम था जहाँ पर चिपको आंदोलन के लिए महिलाएं ने अपना जान न्यौछावर कर दिया था? तो वो खेजरी गांव था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? किसके कारण से आपका पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती जनसंख्या के कारण से बी हो जाएगा। पर्यावरण को अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, बोला पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए इनमें से सभी करना होगा, यानी वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सभी मार लेंगे। ठीक है, बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आगे सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, निम्नलिखित में से बायोगैस गैस कौन है? तो CH4 मतलब मीथेन जो होता है बायोगैस होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला बोला मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मनुष्य के दांत की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाता है? देखो, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 56 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? इनामेल। यानी मनुष्य के दांत का जो ऊपरी परत होता है वो क्या कहलाएगा आपका? तो मनुष्य के दांत की जो ऊपरी परत होता है वो इनामेल कहलाता है। करेक्ट आंसर पर मार लेंगे आप, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप मार लीजिएगा सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न होता है जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचन में सहायक होता है? कौन जो वसा है वो पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज होता है ना, पाचन में सहायक होता है। अगला, पीत रस का रंग कैसा होता है? जो पीत रस होता है 59 नंबर, उसका रंग कैसा होता है? तो पीत रस का जो रंग होता है वो आपका होता है पीला होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधों में श्वसन अंग कौन है? तो पौधे जो श्वास लेते हैं वो पत्तियों के द्वारा श्वास लेते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? जो हरे पौधे हैं वो रात के समय कौन सा गैस निकालने का काम करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय गैस निकालते हैं। अगला प्रश्न है किण्वन के फल स्वरूप किसके ATP का निर्माण है? किण्वन के फल स्वरूप कितने ATP का निर्माण हो जाता है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ATP का निर्माण होता है। 63 नंबर बोला है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना है? सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है 80 mmHg होता है। ऑप्शन ए होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? जो पौधा है उसका वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होगा? तो होगा आपका पत्तियों से होता है। ठीक है, पत्तियां ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। अस्थि क्या है? प्रश्न बोला है कि अस्थि क्या है? तो 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, अस्थि एक पदार्थ है। 66 नंबर बोला है कि पादप में अपशिष्ट कहाँ संचित, यानी पेड़ पौधों में अपशिष्ट कहाँ संचित रहता है? तो पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट होता है छाल में, पत्तियों में, कोशिका, तो आपको ऑप्शन इनमें से सभी मान लेंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाते हैं? पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है टैनिन, रेजिन, गोंद, सब कहलाता है। इनमें सभी मानेंगे डी। अगला बोल रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? 69 नंबर, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र आपका सेरिब्रम है। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। 17 बोला कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ का जो अधोगामी वृद्धि वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा जी, यानी जड़ों का बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन, आप पेड़ पौधों का ऊपरी भाग बढ़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जड़ का अधोगामी बढ़ा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बोला है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो है ना कहाँ स्त्रावित होता है ये बताना। चलो 71 का ए हो जाएगा वृषण, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो ये जो बोला कि एस्ट्रोजन कहाँ स्त्रावित होता है, तो इसको अगर यहाँ पर देखेंगे तो अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुषों में नहीं महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है ना। आगे 71 का सी मारेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागण किस पौधों में होता है? तो स्वपरागण की क्रिया जो है आपका एक लिंगी जीव में होता है अपने आप। ठीक है। आगे गर्भाशय में बोले गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? यानी गर्भाशय के कौन ऐसा भाग है जिसमें भ्रूण जो है ना विकसित होने का काम करता है? तो आपका है एंडोमेट्रियम। इसी में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। ठीक है ना, ए हो जाएगा। 74वां प्रश्न देखते, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यानी में 4 ऑप्शन दिया है, बताना कि इनमें कौन सा जो भाग है ना केवल पुरुष जननांग में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। देखो शुक्रवाहिका जो नलिका होता है एक होता है पेशाब और शुक्राणु निकालने वाला नली होता है। ठीक है, तो यही शुक्रवाहिका नलिका पुरुषों का भाग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आनुवंशिकता का पिता किन्हें कहते हैं? तो आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 76वां प्रश्न बोले कि मेंडल किस देश में ईसाई के एक मठ के पादरी थे? मेंडल जो थे किस देश के ईसाई के मठ के एक पादरी थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे। ठीक है, अगला देखते हैं
बोल रहा है कि इनमें से कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान अवस्थित है, कौन जो ना वर्गीकरण के ऊपरी पायदान पर स्थित है, तो 77 का हो जाएगा वंश। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। बोले कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है, जो सूक्ष्म उपभोक्ता है उसका उदाहरण कौन है, तो उसका उदाहरण यहाँ लेंगे बी और ए और बी, जीवाणु और कवक जो है ना सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। आगे बोल रहा है 79वां प्रश्न देखते हैं, मांसाहारी जीवों को क्या कह सकते हैं, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी जीवों को क्या कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, तो हमारे ए और बी प्राथमिक और द्वितीय कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों आते हैं। और अंतिम प्रश्न हम जैसे देखते हैं 80वां प्रश्न बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक प्रश्न देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है, तो 10% करता है। तो इस तरह से मैंने आपको 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया और ये सारे के सारे 80 आपको ऑब्जेक्टिव 100% लड़ जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि जाएं इस वीडियो को पूरा देखें और सेम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मार के आए।